अगर आपको टंग कैंसर है या जीभ का कैंसर है, या आप किसी को जानते हो जिनको टंग कैंसर या जीभ का कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अमित मुड़े। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। ओरल कैंसर रिकंस्ट्रक्शन, हेड एंड नेक कैंसर रिकंस्ट्रक्शन, ये मेरी स्पेशलिटी है। मेरी पुणे में प्रैक्टिस है और आज तक मैं 1500 से ज़्यादा ओरल कैंसर के मरीजों को ट्रीट कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, टंग कैंसर के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि टंग का एक्चुअली स्ट्रक्चर और फंक्शन होता क्या है। तो आपकी जो टंग है, ओरल टंग है, उसके ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, और वहीं से आपका जनरली कैंसर ओरिजिनेट होता है। आपका टंग का जो मेन बल्क है, वो बल्क आपके मसल्स, टंग के मसल्स से बना हुआ रहता है, जो आपके टंग के मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। ये टंग का जो मूवमेंट है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपको बोलने में और स्वॉलोइंग में हेल्प होती है। इसके अलावा आपका जो टंग के ऊपर जो म्यूकोजा होता है, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं। और ये टेस्ट बड्स आपको अलग अलग तरीके के जो टेस्ट है, स्वीटनेस, सारनेस, सॉल्टीनेस, स्पाइसीनेस, ये आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। तो चलो जानते हैं आगे टंग कैंसर के बारे में। तो अभी बात करते हैं कि टंग कैंसर अगर आपको डिटेक्ट हुआ है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है। टंग कैंसर आपका डिटेक्ट हुआ है तो आपका ये होगा कि आपका बायोप्सी होगा। बायोप्सी में कंफर्म होगा कि आपको एक टंग कैंसर है, और उसके बाद एक सर्जिकल प्लान बनाया जाएगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके टंग कैंसर का प्राइमरी ट्रीटमेंट ये सर्जिकल रिमूवल ही होगा। वाइड लोकल एक्सिजन, हेमीग्लोसेक्टोमी, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हो, बट टंग कैंसर का मेन ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमूवल। आपका कुछ केसेस में, एडवांस्ड केसेस अगर है, तो वो केसेस में न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। न्यू एडजुवेंट का मतलब क्या होता है कि सर्जरी के पहले दी गई कीमोथेरेपी, उसे हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, तो वो देना पड़ सकता है। बट कीमोथेरेपी के बाद भी डिसीज़ को कम करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमेन्स कैंसर रिमूवल। एक बार हमने सर्जरी का डिसीजन ले लिया तो उसके बाद हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कि सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, डिपेंडिंग ऑन योर कैंसर सर्जन्स रिक्वायरमेंट। ये इन्वेस्टिगेशंस हम क्यों करते हैं? इससे हमें आपके टंग कैंसर का स्प्रेड और एक्सटेंट पता चलता है, और सर्जिकल प्लानिंग में मदद होती है कि आपका टंग कैंसर कितना जाएगा। 1/3 जाएगा, हाफ ऑफ द टंग जाएगा, 2/3 ऑफ द टंग जाएगा, या ऑलमोस्ट एंटायर टंग जाएगा। ये आपकी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर डिसाइड होगा। इसके अलावा हमें कुछ मेटास्टैटिक वर्कअप करने होते हैं, जैसे कि हम पेट स्कैन कर सकते हैं, जिसमें हम होल बॉडी का स्कैन होता है, हमें पता चलता है कैंसर कोई और ऑर्गन्स को फैला तो नहीं है। और उसके अलावा अगर पेट स्कैन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, ये सब चीज़ें की जाती है, जिससे हम अपने मेजर ऑर्गन्स को स्क्रीन कर सके कैंसर के फैलाव के लिए। एक बार ये मेटास्टैटिक वर्कअप हो जाए तो हम आपके फिटनेस के लिए कुछ वर्कअप करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, और एनेस्थेटिस्ट जो है वो आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हो कि नहीं। ये सब चीज़ें एक बार हमारे हाथ में हो तो उसके बाद हम सर्जरी के लिए आपको पोस्ट करते हैं। टंग कैंसर का जो सर्जरी होता है, उसके ऐसे समझो कि आप 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है कि हम टंग के कैंसर को ट्रीट करते हैं। उसमें जो आपका कैंसर है, उससे हम वाइड लोकल एक्सिजन करते हैं, जिसमें आपका कैंसर से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा टिश्यू हम निकालते हैं। ये टिश्यू निकालने के बाद फ्रोज़न सेक्शन के लिए हम भेजते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमने जो निकाला है वो एडिक्वेट है कि नहीं। अगर उसका रिपोर्ट आता है कि वो इनएडिक्वेट है, तो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टिश्यू निकाल के उसे वापस फ्रोज़न सेक्शन के लिए भेजते हैं। ये ट्रीटमेंट हो गया आपके टंग कैंसर का। बट टंग का कैंसर जो है वो आपके नेक के लिम्फ नोड्स में फैलने की संभावना होती है, और उसके लिए हमें आपके नेक के नोड्स निकालने पड़ते हैं। नेक में अलग अलग लेवल के 5 नोड्स रहते हैं, तो दोनों साइड में 5-5 लेवल के नोड्स रहते हैं, 1 to 5। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट
of the lymph nodes and depending on the extent of your primary tongue cancer हम आपके नोड्स निकालते हैं। यहाँ तक काम आता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का या आपके हेड एंड नेक सर्जन का। उसके बाद आपके प्लास्टिक सर्जन का काम शुरू होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी में एग्जैक्टली हम ऐसे क्या करते हैं, आपके टंग को कैसे बनाते हैं, ये अभी हम जानेंगे। तो हमारा जो प्लास्टिक सर्जिकल डिसीजन होता है टंग को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है और वो होती है कि आपके टंग को मोबाइल कैसे रखा जाए, उसका टीदर ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकेंगे, उसको एक अच्छा बल्क कैसे दे पाए ताकि वो टंग का कांटेक्ट आपके पैलेट के साथ हो सके ताकि आपको डिग्लूटेशन में दिक्कत ना हो, और वो टंग का मूवमेंट एज गुड एज नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल कैसे दे सके। ये सब चीज़ों के अराउंड हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 1/3 से कम टंग अगर जाने वाला है तो इन मैनी केसेस प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती या उसको बस टाँके लेके बंद कर सकते हैं। 1/3 से अगर कम टंग जाने वाली है तो हम वहाँ पे बस एक थाई से स्किन ग्राफ्ट लेके उसको बंद कर सकते हैं और वो एक छोटी प्लास्टिक सर्जरी में आपका टंग का रिकंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है। अगर 1/3 से ज़्यादा आपकी टंग जाने वाली है, 1/3 से मे बी 1/2 को हम हेमीग्लॉसेक्टोमी कहते हैं, तो उतनी अगर आपकी टंग जाने वाली है तो वहाँ पे हमें 2 कंसर्न्स रहते हैं। एक तो हमें आपको एक अच्छा बल्क देना है, ज़्यादा बल्क भी नहीं देना है पर एक डिसेंट बल्क देना है टंग को। एंड सेकंड आता है कि हमें जो टंग बनाएंगे वहाँ पे जो फ्लैप डालेंगे वो एक प्लाएबल फ्लैप होना चाहिए। प्लाएबल का मतलब है वो आपके टंग को पकड़ के ना रखे, टंग आपका एक अच्छा मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो। तो ये केसेस में स्किन ग्राफ्ट करना ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, वहाँ पे हमें एक थिन प्लाएबल फ्लैप की ज़रूरत होती है। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लैप हियर इज़ अ रेडियल फोरआर्म फ्लैप। रेडियल फोरआर्म फ्लैप हम आपके फोरआर्म से लेते हैं, वहाँ पे टंग को जोड़ते हैं और उसको हम नया ब्लड सप्लाई आपके नेक में उसका ब्लड सप्लाई ज्वाइन करते हैं। ये एक फ्री फ्लैप ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्री रेडियल आर्टरी फोरआर्म फ्लैप। अगर आपका हाफ ग्लॉसेक्टोमी यानी हेमीग्लॉसेक्टोमी से ज़्यादा होने वाला है, अप टू सब टोटल ग्लॉसेक्टोमी में भी 70-80% ऑफ द टंग अगर आपका जाने वाला है, तो वहाँ पे हमें सरफेस एरिया तो इम्पॉर्टेंट होता है बट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा बल्क देना। तो ये केसेस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक बल्की टिश्यू देने की ज़रूरत होती है। हम अगर यहाँ पे रेडियल फोरआर्म फ्लैप यूज़ करेंगे तो अगर आप देखोगे आपके फोरआर्म का स्किन बड़ा पतला रहता है और उससे थिक आपका थाई का स्किन रहता है। तो अगर हम फोरआर्म का स्किन लगा के टंग बना सकते हैं, पर अगर वो करेंगे तो आपका जो टंग है उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा और वॉल्यूम ना होने के कारण आपको स्वॉलोइंग में दिक्कत आएगी। तो ये केसेस में हमें थाई से फ्लैप लेना पड़ता है जिसे हम फ्री एंटेरोलैटरल थाई फ्लैप कहते हैं। इसका बाकी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो सिमिलर टू रेडियल फोरआर्म फ्लैप रहता है। द ओनली डिफरेंस इज वो हम फोरआर्म से लेते हैं, ये हम थाई से लेते हैं। अभी वेरी रिसेंटली हम फ्री ग्रासलेस फ्लैप करना शुरू किया है। फ्री एंट्रोलैटरल थाई फ्लैप का एक ये एडवांटेज तो ये था कि वो आपको बल्क देता था, आपके टंग को अच्छा बल्क होने के कारण आप स्वॉलो करने में दिक्कत कम होती थी। बट एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपका मोर अमाउंट ऑफ टंग जा चुका है तो वो केसेस में आपका मसल भी जाता है और आपका टंग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो जब भी आपका सब टोटल ग्लॉसेक्टोमी या टोटल ग्लॉसेक्टोमी होता है तो वो केसेस में हम फ्री ग्रासलेस फ्लैप करते हैं। फ्री ग्रासलेस फ्लैप में एक अच्छा थाई का फ्लैप तो होता ही है, अच्छा बल्क उसके थिकनेस के कारण हमें मिलता है, बट उसमें हम उसके साथ आपका कुछ मसल भी लेते हैं और कुछ हद तक वो मसल आपके टंग के मसल्स के फंक्शन को रिप्लेस करने कामयाब होता है। स्पेशली स्वॉलोइंग में आपकी दिक्कत कम हो जाती है अगर हम ये फ्री ग्रासलेस फ्लैप करते हैं। हमारे इंडिया में फ्री ग्रासलेस फ्लैप विथ न्यूरोटाइजेशन ऑफ द नर्व ये करने वाले सर्जन्स बहुत कम है। At our center we specialize in doing these kind of surgeries.
तो बेसिकली समरी दी जाए तो अगर छोटा बहुत डिफेक्ट है तो कोई प्लास्टिक सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं, या स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। सब टोटल अगर आप हेमीग्लॉसेक्टॉमी तक या 50% ऑफ द टंग आपकी जाने वाली है, 33% टू 50% तक, तो आपका फोरआर्म का फ्लैप हम यूज़ करेंगे। 50% से थोड़ा ज़्यादा जाने वाला है, मे बी अप टू 70%, तो थाई का फ्लैप माइट बी एडिक्वेट। अ ग्रासलेस फ्लैप इफ पॉसिबल विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। और अगर सब टोटल या टोटल ग्लॉसेक्टॉमी यानी मोर देन 80% ऑफ द टंग टू 100% ऑफ द टंग जाने वाला है, तो ये ग्रासलेस फ्लैप विथ न्यूरोटाइजेशन ऑफ द नर्व, ये बेस्ट ऑप्शंस होते हैं टंग कैंसर के रिकंस्ट्रक्शन के लिए। टंग कैंसर का एक बार रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो उसके बाद रिकवरी कैसे होता है, तो जनरली आपको हम पहले 1 to 2 डेज़ हम आईसीयू में रखते हैं अगर आपका फ्री फ्लैप हुआ है, क्योंकि फ्री फ्लैप को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी 2 आवर्ली हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसका ब्लड सप्लाई कैसा है उसे मॉनिटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एयरवे है उसे मैनेज करना होता है, आपके आईवी फ्लूइड्स जो है उनको मैनेज करना होता है, इसलिए हम आपको आईसीयू में रखते हैं। वंस यू गेट आउट ऑफ द आईसीयू, आपका फ्लैप सक्सेसफुल है ये हमें पता चला, हम आपको आईसीयू के बाहर निकालते हैं एंड जनरली 5th डे को आपको डिस्चार्ज किया जाता है। इफ़ एवरीथिंग इज़ वेल, जनरली एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जस्ट अ डे बिफोर डिस्चार्ज, आपको ओरल फीडिंग हम शुरू करते हैं। और अगर आप ओरल फीडिंग शुरू इनिशियली लिक्विड डाइट आप टॉलरेट करते हो तो जनरली आपको हम ग्रेजुएट करके सॉलिड फूड्स की तरफ लेके जाते हैं। आपके टाके जो है वो जनरली 10th डे पे निकाले जाते हैं एंड जनरली फॉर ऑल द पेशेंट्स 21 डेज तक एडिक्वेट स्वॉलोइंग और एडिक्वेट स्पीच आ जाता है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया कि टंग कैंसर अगर आपको है तो उसके बाद आपका फंक्शनल और एस्थेटिक रिकवरी कैसे रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है क्योंकि टंग एक इंटरनल ऑर्गन है, फेस से जुड़ा हुआ ऑर्गन नहीं है, तो जनरली आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो चेहरे पे जनरली कोई निशान नहीं होंगे, आपका अपीयरेंस नियर नॉर्मल रहेगा कोई भी टंग कैंसर के सर्जरी करने के बाद। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हाउएवर टंग के जो 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक है स्वॉलोइंग, एक है स्पीच और तीसरा हो गया आपका टेस्ट। तो इनमें क्या फ़र्क होगा। सो जनरली अगर स्मॉलर रिकंस्ट्रक्शन से, अगर हेमीग्लॉसेक्टॉमी से नीचे का आपका रिसेक्शन था, तो ऑलमोस्ट 90 to 95% तक आपका स्पीच और स्वॉलोइंग इम्प्रूव हो सकता है ओरल कैंसर के रिकंस्ट्रक्शन के बाद, स्पेशली अगर हमने फ्री फ्लैप किया हुआ है। तो अगर 50% से ज़्यादा टंग निकाली है, सो यही आपका जो स्पीच और स्वॉलोइंग है ये 70 to 80% तक ही हम आपको दे सकते हैं। हाउएवर आपका जो टेस्ट सेंसेशंस है, हमने जो फ्री फ्लैप किया हुआ है उसमें टेस्ट बड्स नहीं होते हैं और ना ही वो टेस्ट बड्स हम वापस रीजनरेट कर सकते हैं। तो ओरल कैंसर के बाद जो पार्ट हमने टंग का निकाला हुआ है वहाँ पे आपके टेस्ट सेंसेशंस नहीं रहेंगे एंड इट इज़ अ वेरी सैड पार्ट कि हम ये नहीं कर सकते, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी ये सर्जरी करवाओ, टेस्ट सेंसेशंस इज़ वन थिंग विच कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके घर में कोई है, आप जानते हो जिन्हें टंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो इनसे ये शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड, ओरल कैंसर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।